नमस्कार मित्रों, मैं हूं जीएस गौड़। नारीवाद के अर्थ का वीडियो बनाने के पश्चात अगली कड़ी में नारीवाद की मुख्य धाराओं की अपन बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नेट, आईएएस, राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर स्कूल लेक्चरर के लिए लगातार वीडियो इसमें उपलब्ध होते रहते हैं। उदारवादी नारीवाद की बात करें, 3 प्रकार की मुख्य धाराएं हैं। उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद। इसमें पहला है उदारवादी नारीवाद। तो उदारवादी नारीवाद के जितने भी समर्थक हैं वो उदारवाद के संदर्भ में और व्यक्तिवाद के संदर्भ में इसकी व्याख्या करते हैं, जिसमें से प्रमुख है मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट और जेएस मिल। उसके पश्चात समकालीन विचारक भी आएंगे। तो बात अपन कर लेते हैं सबसे पहले उदारवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है। बिल्कुल शॉर्ट रूप में, उदारवाद व्यक्ति को विवेकशील मानता है और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की वकालत करता है। वो कहता है कि जितनी स्त्रियों को और पुरुषों को बराबर समानता मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। तो उस संदर्भ में यह व्याख्या करता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ये कहती है कि जितनी स्त्री को समानता या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पुरुष प्रधान समाज में उतनी मिली नहीं। उनको भावुक माना गया, उनको विवेकशील नहीं माना गया और उनको सार्वजनिक जीवन के अंदर उतनी भूमिका निभाने का अवसर नहीं प्रदान हुआ जितना उन्हें वास्तव में मिलना चाहिए। तो यानी उदार लोकतंत्र के अंतर्गत उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, उसके अंदर उन्होंने इस समानता की बात करी थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा, यानी जहां स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, तो उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि स्त्री को शिक्षा बराबर मिलनी चाहिए पुरुषों के बराबर, उन्हें सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का मौका बराबर मिलना चाहिए, मताधिकार मिलना चाहिए और सहचार्य पर आधारित विवाह प्रथा का उन्होंने समर्थन किया था। उसके पश्चात जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी महत्वपूर्ण कृति लिखी थी, जिसकी अपन ने पिछले वीडियो में भी बात करी है। नारीवाद का जो पहला वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख ले ताकि ये कड़ी से कड़ी जुड़ जाए। सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869 में उन्होंने लिखी और उन्होंने उदारवाद के रूप में ही स्त्री पुरुष की बुनियादी समानता की बात करी और स्त्री को विवेकशील प्राणी मानते हुए पुरुषों के बराबर अधिकार दिया। और जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये तर्क प्रस्तुत किया कि यदि समाज स्त्री पुरुष दोनों में एक जैसी जो योग्यता है उनका सदुपयोग करे तब समाज को बहुत लाभ होगा, और यदि इनकी बराबर वो नहीं करता है तो फिर समाज को बहुत बड़ी हानि होगी। मिल ने संपत्ति कानून में संशोधन की वकालत की, यानी शादी के पश्चात भी स्त्रियों को संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, निजी संपत्ति की स्वामिनी बनाना चाहिए। फिर इसके बाद में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिस नारीवाद की आज अपन बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां अमेरिकी नारीवाद में बेटी फ्रीडन, जिनका 1921 से लेकर 2006 तक वो रही और उन्होंने उदार नारीवाद के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विशेष ख्याति प्राप्त की। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द फेमिनिन मिस्टिक, यानी स्त्री रहस्य, ये उन्होंने लिखी 1963 में, और वो समकालीन उदारवादी में सबसे ज्यादा समर्थक नारीवाद की मानी जाती है। उन्होंने इसके अंतर्गत तर्क दिया कि उदारवादी समाज के अंतर्गत व्यक्ति की स्वायत्ता और उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जो जाता है उससे स्त्रियों को वंचित नहीं करना चाहिए। यानी स्त्रियों के लिए केवल परिवार नहीं है कि केवल उनको परिवार में शिशु का पालन करने के लिए उत्तरदायित्व माना जाए, उसके लिए शिशु गृहों का निर्माण कर दिया जाना चाहिए, जहां पर इतनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि वहां उनके शिशुओं की उचित देखभाल हो सके और वो वहां देखभाल करने के साथ साथ अपने व्यावसायिक जीवन को उचित तरीके से अपना सके और उसमें योगदान प्रदान कर सके। तो इस प्रकार जो बेटी फ्रीडन थी, उन्होंने स्त्री पुरुष के जो वर्तमान संबंध है उसमें कोई विशेष आमूलचूल परिवर्तन नहीं चाहती थी, वो केवल सुधार चाहती थी। और उदारवाद क्या है? उदारवाद क्रमिक धीरे धीरे सुधार पर बात करता है, उसका समर्थन करता है। तो वो कहती है कि शिशु पालन बना दिया जाए,
नारी है वो अपने शिशुओं का पालन भी करे, अपने परिवार का वो निभाए उत्तरदायित्व, और उसके साथ में वो अपने व्यावसायिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उचित प्रकार का योगदान दे सके। इसी के साथ एक नारीवादी अमेरिकी विद्वान या विदुषी और थी जिसका नाम है कैरोल पेटमैन, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति लिखी थी सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट यानी लिंग मूलक अनुबंध 1988 में इन्होंने लिखी। और इन्होंने कहा कि ये जो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत है, यानी राज्य जो सामाजिक अनुबंध के कारण जो बना है, तो उसके अंदर स्त्रियों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज बना दिया गया और उसमें पितृवंशीय आधार की स्वीकृति की वो छाप लगा देता है। यानी अपन कह सकते हैं कि अनुबंध की जो संपूर्ण परिकल्पना वो व्यक्ति और विशेषकर पुरुष के इर्द गिर्द उसकी सहमति और उसके दायित्व की बात करती है। वहां पर स्त्रियों को उचित रूप से अनुबंध के अंदर महत्व नहीं दिया गया और उसके कारण स्त्रियों पर पुरुषों का आधिपत्य स्थापित हो गया। और जब उदारवाद ये दावा करते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंध केवल निजी संबंध है, तब वो इस स्त्रियों के अधिकारों को राजनीति के क्षेत्र से बाहर कर देते हैं और इसे निजी व्यक्तिगत संबंध बना देते हैं। और ऐसे विचारक जब सामाजिक अनुबंधन की परिकल्पना करते हैं तो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति वर्गों में तो नहीं बटे, लेकिन वो स्त्री पुरुष के जो वर्तमान स्थिति है उसको बदलने का प्रयास नहीं करते। और इस सामाजिक अनुबंधन में लिंग आधार, जो लिंग मूलक आधार, उसको तभी ध्वस्त किया जा सकता है जब स्त्रियों को उसी अर्थ में व्यक्तियों के बराबर दर्जा दिया जाए जिस प्रकार से पुरुषों को दिया गया है। यानी जो अनुबंध करने वाले व्यक्ति है उसमें स्त्रियों की भूमिका को उसी प्रकार से स्वीकार किया जाए, तभी उनके अधिकारों की, उनकी समानता की बात है। उन्होंने अपनी एक कृति और लिखी थी, द डिसऑर्डर ऑफ वीमेन, डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरी, यानी स्त्रियों की दुर्दशा, जो लोकतंत्र, नारीवाद और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये पुस्तक 1989 में लिखी। और उन्होंने तर्क दिया पेटमैन ने कि यदि हम स्त्रियों की पराधीनता के स्रोतों की पहचान कर ले, किस कारण से पराधीन हैं हम, तो हम वापस फिर से इन संस्थाओं के पुनर्निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं और लिंग मूलक जो विषमता पाई जाती है समाज में उसको दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नारीवादी में 4 नाम प्रमुखता से आते हैं, मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट, J.S. मिल और बेटी फ्रीडन तथा कैरोल पेटमैन। ये 4 नाम आप याद रखें, इनसे प्रश्न बन सकता है। उसके पश्चात दूसरी चीज आती है समाजवादी नारीवाद। ये समाजवादी सिद्धांतों से निकटता से जुड़े हैं और ये व्यक्तिवाद का खंडन करते हैं। ये व्यक्तिवाद का खंडन करते हुए यथार्थ समानता की बात करते हैं। यानी समाज के जितने भी सदस्य हैं, पुरुष है चाहे स्त्री है, उनका परस्पर सहयोगपूर्ण समुदाय स्थापित होना चाहिए। फ्रांसीसी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांसीसी विचारक थे चार्ल्स फूरिये, ये बड़ी रोचक बातें करते हैं। इन्होंने स्त्री पुरुष की समानता स्थापित करने के लिए एक तर्क दिया कि स्त्री पुरुषों का सामूहिक विवाह होना चाहिए और उसमें बंधन में बंधकर वो लघु समुदाय के रूप में कार्य करे। इन्होंने ये कहा कि कुछ नारियों का कुछ पुरुषों से विवाह हो जाए और वो एक लघु समुदाय बन जाए। अब उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो उस पूरे समस्त लघु समुदाय की जिम्मेदारी रहे, यानी केवल स्त्रियां क्यों पाले, सबके जिम्मेदारी रहे। और चूंकि समाजवाद के अंदर जैसे एंगल्स ये कहता है कि जब साम्यवाद आ जाएगा, जब समाजवाद आ जाएगा, जब पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, तब जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नारियां चूल्हे चौके से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो निजी कार्य है, ये जो गृह कार्य है, वो सार्वजनिक उद्यम को सौंप दिए जाएंगे। तब नारियां स्वतंत्र हो जाएगी और नारियां कंधे से कंधा मिलाकर सार्वजनिक जीवन में काम करेगी। तो इससे क्या होगा, इससे फिर ये जो लघु समुदाय बनाए जाएंगे तो इसके अंदर सभी का बराबर उत्तरदायित्व होगा, सब शिशुओं को पालने का कार्य करेंगे और घर तो सार्वजनिक क्षेत्र के हिसाब से चलेगा। तो फिर उसमें नारियों को वास्तविक समानता प्रदान की जा सकेगी। ये समाजवादी नारीवाद कहते हैं। समकालीन समाजवादियों में ब्रिटेन की लेखिका है शीला रोथम। इन्होंने अपनी 2 कृतियां लिखी थी। पहली वीमेन
रेजिस्टेंस एंड रिवेल्युएशन, यानी स्त्रियां प्रतिरोध क्रांति, ये उन्होंने 1972 में लिखी। और एक इन्होंने एक पुस्तक और लिखी, वो थी हिडन फ्रॉम हिस्ट्री, यानी इतिहास का छुपा हुआ चेहरा, जो इन्होंने 1973 में लिखी। और इन्होंने ये कहा कि यदि स्त्रियों के इतिहास का पता लगा लिया जाए, जिस पर इतिहासकारों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, तो अपन उस संघर्षों का पता लगा सकते हैं, अपन उस जानकारी का पता लगा सकते हैं, ऊर्जा का पता लग सकता है, जिससे नारी को ऐसी स्थिति में आना पड़ा, और इसके संघर्ष का पता लगाकर हम आज उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसके उपाय को सुझा सकते हैं। शीला रोकथाम एक मार्क्सवादी थी, और मार्क्सवादी होने के नाते उन्होंने अनुभव किया कि नारी मुक्ति का संघर्ष वस्तुतः पूंजीवाद विरोधी संघर्ष का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जब वर्ग संघर्ष हुआ उसी में ही नारीवाद जुड़ा हुआ है। नारीवाद का जो नारी उत्पीड़न है वो उस वर्ग संघर्ष में ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि नारी को एज ए दास माना जाता था। नारी एक तरह से सर्वहारा वर्ग थी, जैसे कि पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी। तो यानी निकटता से ये चीज जुड़ी हुई है। जैसे ही पूंजीवाद का अंत होगा, समाजवादी व्यवस्था आएगी, नारी पुरुषों के बराबर उनको अधिकार मिलेंगे और वो सभी कार्य कर सकती है। तो इस प्रकार से समाजवादी और नारीवाद के मिले जुले कारणों की ओर हमारा संकेत करता, जिसमें पहला कारण है जीव वैज्ञानिक नियम। जैसे शीला रोकथाम कहती है कि जीव वैज्ञानिक जो नियम है वो प्राचीन काल से ही चला है। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान है, क्योंकि सारी संपत्ति का जो मालिक है पुरुषों को माना जाता है, और स्त्रियों को एज ए पुरुषों की संपत्ति के रूप में ही देखा जाता है। तो यहाँ बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता, और ये कैसा है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। तीसरा कारण खुद पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें स्त्री को श्रम का स्रोत माना जाता है और उसका शोषण किया जाता है। तो इन समस्याओं का फिर समाधान कैसा होगा? समाधान का उन्होंने 3 तरीके बताए। उन्होंने पहला कि एक तो लिंग आधारित जो श्रम विभाजन है, या मूल परिवार की जो धारणा है कि स्त्री ही परिवार का पालन पोषण करेगी, इस धारणा को समाप्त किया जाए। दूसरा जो उन्होंने बात कही है कि पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर दिया जाए और समाजवादी अर्थव्यवस्था ले आए, ताकि ये जो अलगाव से मुक्ति मिल सके और ये जो वर्गहीन समाज की धारणा है उसका उदय हो सके और स्त्री को समानता का अधिकार मिल सके। तीसरी जो चीज आती है वो आती है आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद। आमूल परिवर्तन का मतलब होता है कि जो कुछ चल रहा है उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर देना, क्रांति के माध्यम से परिवर्तन कर देना, जो चल रहा है उसको समाप्त कर देना और नई व्यवस्थाएं, बिल्कुल एकदम नई व्यवस्था लागू कर देना। तो इसके अंदर फ्रांसीसी लेखिका सिमोन द बुआ, इसका हम नाम सुनते हैं, इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध कृति लिखी द सेकेंड सेक्स 1949, द्वितीय लिंग। उसमें उन्होंने स्त्री पराधीनता पर प्रहार करते हुए तर्क दिया कि स्त्री इस रूप में पैदा नहीं होती जिस रूप में आज हम उसको देख रहे हैं, बल्कि स्त्री को ऐसा बना दिया जाता है। और ये बनाया किसने? ये पुरुष प्रधान समाज ने बनाया, जिस स्त्री को उन्होंने दूसरे लिंग का दर्जा दिया। यानी मानव जाति ने स्त्री को दूसरे लिंग का दर्जा दिया, और इन्होंने ये कहा कि नारी अपने आप को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने और उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करे। क्योंकि क्या है कि नारी को शुरू से ही ये चीज दिमाग में ठूंस दी जाती है कि वो निर्बल है, वो असहाय है, उसे ऐसे काम करने चाहिए। इसी क्रम में एक अमेरिकी लेखिका और है सुलामित फायरस्टोन, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, यानी लिंग भेद का तर्कशास्त्र। 1970 में ये पुस्तक लिखी, और उन्होंने कहा कि यदि हम बात को देखें कि लड़कियों को जबरदस्ती ये ठूंस दिया जाता है कि लड़कों को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर इस तरह के पुरुष जैसी चीजों को अपनाना चाहिए, लड़कियों को नर्स, सेक्रेटरी, गृहिणी बनने की शिक्षा दी जाती है, तो वो कहती है कि यदि इनकी भूमिका को बदल भी दिया जाए तब भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, कार्य कुशलता में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि लड़कियां भी आराम से डॉक्टर, वकील ये सब बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर बन सकती है और वो अच्छे कार्य भी करती है। तो इस विचारधारा के अनुसार स्त्री का शोषण का अंत का सही तरीका यही होगा कि जो लिंग पर आधारित जो श्रम विभाजन किया गया है, ये तुम बनोगे, ये तुम बनोगे, नहीं, वो उसको अंत कर दिया जाए। इसलिए हमें ये जो परंपरागत मूल जो परिवार है उसमें उसको समाप्त करना होगा, उसका पुनर्गठन करना होगा, यानी इस पारिवारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा, यानी वो पूरा आमूलचूल परिवर्तन की
बात करती है। वो कहती है कि स्त्री के पराधीनता का कारण जीव वैज्ञानिक कारण है, और उन्होंने इसका विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर शुरुआत में जब सामने आई सभ्यता, तब ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परिवार को लाया गया, और परिवार ने ये जरूरत महसूस कर दी कि एक पिता होगा, एक माता होगी, एक उनकी संतान होगी। तो यह माता के महत्व को इस प्रकार से दर्शा दिया गया कि स्त्री का शरीर संतान उत्पत्ति के लिए बना हुआ है, और वह पुरुष की तुलना में निर्बल है, असहाय है, और एक शिशु है, उसको वयस्क होने तक माता की जरूरत होती है। शिशु उसके स्तनपान पर निर्भर होता है बचपन में, और खुद स्त्री होती है वो पुरुषों पर आश्रित होती है। यानी इस प्रकार की व्यवस्था करती गई। तो यहाँ पर ये जो अमेरिकी लेखिका है, इन्होंने सुलामित ने इस पर आमूलचूल परिवर्तन की बात की कि नहीं, अब ये व्यवस्था नहीं है। ये जो मानव जाति का जो जैव वैज्ञानिक आधार है, वो पुरुष प्रधान समाज को जिसने जन्म दिया है, उसको बदलने की जरूरत है। कैसे? क्योंकि अब 3 प्रकार की तकनीक विश्व में आ चुकी है, जिसमें पहली है कि अब गर्भ निरोधक जो साधन है वो आ चुके हैं, जिससे स्त्री पुरुष के संबंध सहज रूप से रह सकते हैं। उसमें संतान उत्पत्ति की समस्या का अंत हो जाता है। दूसरी जो चीज है कि ऐसे आहार आ चुके हैं मार्केट के अंदर कि शिशुओं को वो देकर स्तनपान की समस्या को मिटा दिया गया। और तीसरी चीज वो है कि आजकल जरूरी नहीं कि स्त्री का शरीर चाहिए, परख नली शिशु की तकनीक आ चुकी है, जिससे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। स्त्री के शरीर की कोई जरूरत नहीं है, यानी स्त्री अपना काम जारी रख सकती है। तो इसके कारण जो जीव वैज्ञानिक जो आधार है, उसको उन्होंने परिवर्तन कर दिया, यानी नरसंस तंत्र के रूप से मुक्ति का आधार प्रदान कर दिया इनके कारण। यानी समाज के अंदर अब स्त्री पुरुष मिलकर अपना दायित्व ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्होंने ये पारिवारिक संस्था पर ही प्रहार कर दिया, आमूलचूल परिवर्तन की बात करती। इसके अलावा उन्होंने सांस्कृतिक तत्वों की ओर संकेत किया कि उदाहरण के लिए प्रेम और प्रणय याचना के सब तरीके ऐसी सूझबूझ पर आधारित होते हैं जो पुरुष प्रधान समाज को स्थायित्व प्रदान करते हैं। उन्होंने भी इसको भी मिटाना चाहिए। लेकिन ये धीरे धीरे 1970 के दशक के आसपास ये दृष्टिकोण वो एकांगी रह गया, ये स्वीकार करने योग्य नहीं रहा, क्योंकि नारी जो होती है वो त्याग ममता की मूर्ति होती है। यानी वो जो उसका वात्सल्य है, जो उसका वो वास्तविक नेचुरल जो रूप है, वो समाप्त हो जाएगा इनकी वजह से। तो वो भी रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उसके कार्य करने की क्षमता जो है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसको समानता प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन उसके जो स्वाभाविक रूप है उसको भी बनाए हुए रखना चाहिए। इधर एक नारीवादी केट मिलेट जो आमूल परिवर्तनवादी लेखिका या विदुषी है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सेक्सुअल पॉलिटिक्स, लिंग मूलक राजनीति 1971 में, और इसमें उन्होंने ये तर्क दिया कि स्त्री पुरुष का परस्पर संबंध है वो शक्ति के प्रयोग का एक उदाहरण है, और इसको कायम रखने के लिए विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। यानी स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो परस्पर शक्ति का संबंध है, न कि व्यक्तिगत संबंध मानकर उसको यूं ही माना जा सकता है कि ये स्त्री है वो पुरुष के अधीन है, ऐसा नहीं है। अतः ये राजनीतिक संबंध की कोटि में आता है, ये व्यक्तिगत संबंध की कोटि में नहीं आता। और यदि इसको व्यक्तिगत नहीं मानकर राजनीतिक संबंध माना जाए तो ये एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में इसको माना जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि अब तक स्त्री पुरुष के संबंध को प्राकृतिक माना जाता था, लेकिन केट मिलेट ये कहते हैं कि नहीं, ये राजनीतिक संबंध है। और पितृतंत्र समाज के अंदर ये जो व्यवस्था, जो ये निजी संबंध मानना, प्राकृतिक संबंध मानता है, इतना गर्ज कर चुका है कि राजनीतिक चरित्र की ओर, नारी का राजनीतिक चरित्र की ओर हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। तो उन्होंने कुछ 4 पुरुष थे जिनकी कृतियों का उन्होंने विश्लेषण किया। उसमें D.H. लॉरेंस, नॉर्मन मेलर, हेनरी मिलर और जॉन जेने की रचनाओं का विश्लेषण कर यह सिद्ध किया कि उनका जो विवेचन है वो स्त्री पुरुष का प्रेम और काम उद्दीपन नहीं है, बल्कि किस प्रकार पुरुष एक स्त्री के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, यह उन्होंने उनकी कृतियों से सिद्ध किया। और ये कहा कि ये नहीं होकर इसको एक राजनीतिक
आधार प्रदान करना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, इनको समानता का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की मुख्य धाराएं हैं। कैसा लगा ये टॉपिक? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए मेरे जो नंबर दिए गए हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेट, IAS, लेक्चरर, इन सभी के नोट्स उपलब्ध है। धन्यवाद।